मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कर लेते हैं। बिहार में 20 साल से चले आ रहे नीतीश कुमार का राजनीतिक युग अब खत्म हो रहा है। अब जेडीयू के नीतीश कुमार की जगह बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के नए मुखिया होंगे, या कह सकते हैं नए सम्राट होंगे। उनको अपना चौधरी मानकर कल सुबह 11 बजे नई सरकार शपथ लेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनके लिए अटकलें थी कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, वो डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं। कोई और दो नेता, विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, ये दो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। क्या वजह है इसको विस्तार से आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात सम्राट चौधरी की कर लेते हैं, क्योंकि आज उनका दिन है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में जैसे ही दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, वैसे ही यह साफ हो गया कि बिहार की बागडोर अब सम्राट चौधरी के हाथों में होगी। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव है। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। निश्चित रूप से यह क्षण बड़ी भावुक क्षण रहा। पहला ऐसा हुआ है, दुखी घड़ी रही है कैबिनेट के अंदर जिन्होंने हम लोगों से छुट्टी लिया। भावुक क्षण तो सब बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए है। आज वाकई में पटना में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वही सम्राट चौधरी एनडीए के दूसरे नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अब उनके सामने नीतीश कुमार के 20 साल के कामकाज की चुनौतियां भी हैं और आगे की उम्मीद भी है। ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथियों। आज पटना में काफी गहमागहमी रही। नीतीश कुमार ने अपने आखिरी कैबिनेट की बैठक की। 20 साल पहले 25 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनने के बाद जब नीतीश ने पहली कैबिनेट की बैठक की थी तो एजेंडे पर सुशासन था। आज जब आखिरी कैबिनेट की बैठक की तो नई सरकार के मार्गदर्शन का एजेंडा है। अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ कुछ चीजें साफ हो गई हैं। बिहार में अभी ओबीसी राजनीति का बोलबाला रहेगा, जो 10 मार्च 1990 को लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुरू हुआ था। खासकर लव कुश वाली राजनीति, जिसमें कुर्मी और कोयरी जैसी प्रभावशाली जातियां आती हैं। कुर्मी जाति से नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब कोयरी जाति से सम्राट चौधरी बिहार को चलाने वाले हैं। सम्राट चौधरी ने बिहार में बीजेपी को आक्रामक अंदाज दिया है। वही खास बात यह भी रही कि नीतीश कुमार से उनका तालमेल बीते कुछ सालों में बहुत अच्छा दिखाई दिया। आज एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, वहीं एनडीए में विधायक दल का नेता जब सम्राट को चुना गया तो नीतीश कुमार ने खुद ही लोगों से कहा, भाई तालियां तो बजाओ। सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, आप खड़ा होइए ना, सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, आप खड़ा होइए ना, सब कर दीजिए। सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान तो आज हुआ, लेकिन राजनीति की बारीकियों को समझने के लिए भावुक भंगिमाओं को भी पढ़ना पड़ता है। करीब 1 महीने पहले ही हमने नीतीश कुमार की भाव भंगिमा के आधार पर यह बता दिया था कि बिहार में सम्राट का नाम तय लग रहा। तो नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी जितनी चुप है, नीतीश कुमार उतना ही मुखर दिखाई दे रहे हैं। वो बार बार अपने जूनियर इशारा करते हैं सम्राट चौधरी की तरफ कि वो ही नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसको सम्राट चौधरी पर नीतीश के 2 बयानों से आप समझ सकते हैं।
पहला बयान 13 मार्च का है, जब अपनी यात्रा के क्रम में वो सहरसा पहुंचे तो भाषण के आखिर में सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर लोगों से कहा कि इन्हें बताइए कि काम हो रहा है। दूसरा बयान नीतीश का ज्यादा स्पष्टता के साथ 18 मार्च को आया, कल आया, जब जमुई में नीतीश ने फिर कहा कि ये लोग कितना काम कर रहे हैं, आगे भी यही सब देखेंगे। ये क्लिप 19 मार्च की थी। अब ये समझिए कि बीजेपी ने तमाम और सीनियर नेताओं को पीछे छोड़कर सम्राट चौधरी पर ही इतना भरोसा क्यों किया। सबसे अहम बात यह कि सीएम बनने के बाद बीजेपी को गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में जेडीयू के साथ तालमेल बिठाने में सम्राट चौधरी बहुत बेहतर माने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में जाति काफी बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और सम्राट चौधरी कोयरी समाज से। इन दोनों जातियों को लव कुश बिहार में माना जाता है, जिनकी आबादी 7% के करीब है। ऐसे में पिछड़े वर्ग की राजनीति के लिहाज से भी सम्राट चौधरी बीजेपी की तमाम प्लानिंग में बिल्कुल फिट बैठते हैं। एंटी लालू सेंटिमेंट को भुनाने और विपक्ष पर आक्रामक दिखने के मकसद से भी पिछड़े वर्ग के एक प्रभावी नेता के रूप में सम्राट चौधरी रहे हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं से वो आगे कई बार दिखाई दिए हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी या आरएसएस के मौलिक नेताओं में नहीं है। वो कई पार्टियों से घूमते हुए बीजेपी में आए हैं, लेकिन असम में हेमंत बिस्व शर्मा को कांग्रेस से लाकर जिस तरह बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसे देखते हुए सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में अड़चन नहीं हुई। हालांकि बिहार चुनाव के दौरान जिस तरह अमित शाह ने कहा कि सम्राट चौधरी को चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी बड़ा आदमी बना देंगे, वो तभी इशारा हो गया था कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी में बीजेपी अपना लीडर खोज रही है। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा, मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। और केवल सम्राट चौधरी ऐसे नहीं है जो गैर भाजपाई है, जिनका अतीत भाजपा का नहीं था। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बीजेपी में आने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत बिस्व शर्मा एक नाम मैंने आपको ले चुका हूं, इसके अलावा प्रेमा खांडू हैं, इसके अलावा और भी कई मुख्यमंत्री हुए। उत्तर पूर्व के तो माणिक शाह भी। ये लोग तमाम ऐसे नेता रहे जो दूसरी पार्टियों से आए और भाजपा में आने के बाद भाजपा की बागडोर को संभाला है। नीतीश कुमार की विदाई और सम्राट चौधरी की ताजपोशी को लेकर विपक्ष के अपने तर्क रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता इसे बिहार की जनता के साथ एक धोखा बता रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा था। कार्यकाल आज समाप्त होना था क्या, मेरा सवाल इससे। अगर कार्यकाल 26 के अप्रैल को खत्म होना था तो उस स्लोगन का मतलब क्या था, 25 से 30 फिर से नीतीश। ये तो बेईमानी है ना, घोर बेईमानी है। और जो कोई भी कुछ बनेगा इसके बाद वो मैंडेटेड चीफ मिनिस्टर तो नहीं होगा। 14 नवंबर 2025 को चुनाव जीता था एनडीए ने और आज 14 अप्रैल 2026 है, 5 महीने भी नहीं हुए हैं और मुख्यमंत्री बदल दिया। इसीलिए विपक्ष को मौका मिल गया है एनडीए पर हमला करने का। आज आपको 57 वर्षीय सम्राट चौधरी का राजनीतिक प्रोफाइल भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो केवल बीजेपी या संघ परिवार से निकल कर आए इस कुर्सी तक अकेले नहीं पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी के पास तो बिहार के हर बड़े राजनीतिक दल के साथ काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। 1990 के दशक में छात्र राजनीति से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े। साल 2000 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बने पहली बार। 2000 से 2010 तक आरजेडी सरकार में मंत्री पद भी संभाला। 2010 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू से विधायक बन गए और नीतीश कुमार के करीबी बने। 2015 में फिर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता और मंत्री बन गए। 2018 में जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। बिहार में बीजेपी के ओबीसी चेहरा बनकर उभरे। 2023 में बीजेपी ने उन्हें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया।
2024 में सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक इमोशनल दिन है, जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक तरफ इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी तरफ माननीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी ने को नेता चुना गया। तो ये दिन इमोशनल भी है और ऐतिहासिक भी है, दोनों ही है। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाया, ठीक उसी तरह से आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी बिहार के लिए बेहतरीन कार्य करके दिखाएंगे। वैसे बीजेपी वंशवाद की राजनीति का विरोध करती आई है, लेकिन सम्राट चौधरी को इस मामले में विशेष छूट मिल गई। सियासी परिवार का होने के बावजूद भी वो बीजेपी आलाकमान को अपने कामों से इंप्रेस करने में कामयाब रहे हैं, इसीलिए वंशवाद के होते हुए भी उन पर मुख्यमंत्री की कुर्सी उन तक आ गई। दरअसल सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी और मां पार्वती देवी दोनों ही बिहार की राजनीति का एक वक्त में बड़ा चेहरा माने जाते थे। पिता शकुनी चौधरी 1985 में तारापुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार विधायक बने थे। 1990 में तारापुर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 1994 में नीतीश कुमार की समता पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। 1995 में तारापुर से समता पार्टी के टिकट पर फिर से विधायक चुने गए, लेकिन एक साल बाद 1996 में पाला बदलकर लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए और उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। 1998 में फिर पाला बदला और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से समता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। 2000 में वापस आरजेडी में लौट आए और 2 बार विधायक चुने गए। 2015 में नीतीश कुमार और एनडीए के नए गठबंधन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM से जुड़ गए और हम के राज्य के अध्यक्ष भी बने। यहीं से शकुनी और सम्राट की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती चली गई। इसी तरह सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी भी 1998 में तारापुर से विधायक चुनी गई थी। यानी अलग अलग दलों की राजनीति करने का अनुभव सम्राट चौधरी को अपने परिवार से विरासत में जैसे मिला हुआ है। सम्राट चौधरी का नाम तय होने के बाद अब सत्ता की चाबी बीजेपी के पास आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश की विदाई की वजह से एक भावुक माहौल भी आज पटना में देखा गया। आज जब नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग खत्म करने के बाद बाहर निकले तो वहां मौजूद कई मंत्री भावुक हो गए। अपनी कार में बैठने से पहले नीतीश कुमार ने सबको हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपने साथ काम करने के लिए सबको धन्यवाद दिया। यह एक इत्तेफाक है कि पिछले साल 14 नवंबर को बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। वो चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया था। जेडीयू का नारा था 25 से 30, फिर से नीतीश, यानी 5 साल के लिए फिर से नीतीश को सीएम बनाने की बात कहकर मैंडेट लिया गया था। लेकिन 5 महीने में ही सीएम की कुर्सी चली गई और राज्यसभा का सफर शुरू हो गया। संयोग देखिए, नेहरू जयंती पर नीतीश की अगुवाई में एनडीए ने बिहार में शानदार जीत हासिल की थी और अंबेडकर जयंती पर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता वाली राजनीति से बाहर हो गए। और अब बात करते हैं आज की